हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम पढ़ाई कर रहे हैं ऑडिटिंग एंड एथिक्स की सीए इंटरमीडिएट के लिए। जनवरी 2025 के लिए ये वीडियोस आपको एप्लीकेबल होने वाले। दिस इज़ अ रेगुलर बैच एज जैसा कि आप यहाँ पे बैनर देख रहे हो, सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग एंड एथिक्स फ्री यूट्यूब बैच। तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो सारे के सारे फ्री आपको यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल होने वाले हैं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अभी तक हम लोगों ने ऑडिट रिस्क, देन टॉपिक नंबर 2 मटेरियलिटी, ठीक है, देन टॉपिक नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, एंड टॉपिक नंबर 4 इंटरनल कंट्रोल। ऐसे 4 बड़े बड़े टॉपिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रैक्टिकल लाइफ ऑफ ऑडिटिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। इन दोनों चीज़ों में, इन चारों टॉपिक्स का हाइपर एप्लीकेशन होता है। हमेशा एप्लीकेबल रहने वाले ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी हमने यहाँ यानी इस चैप्टर के 4 टॉपिक्स जो हमारे पढ़ के हो चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5 का टाइटल है रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। यानी अभी तक हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पढ़ा। अब फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑडिट टू द एंड पॉइंट ऑफ द ऑडिट कुछ ऐसे चीजें होती है, कुछ ऐसे रिस्क होती है जहां पर ऑडिटर को स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ता है। यानी बहुत ही ज्यादा अलर्ट होके और बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होके एकदम तरीके से ऑडिट करना पड़ेगा, बिकॉज दीज आर सिग्निफिकेंट रिस्क। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन वहीं पे लगेगा जहां पे रिस्क का नेचर कैसे होगा, सिग्निफिकेंट नेचर होगा। यानी उस रिस्क को कहा जाता है सिग्निफिकेंट रिस्क। और इस पूरे के पूरे टॉपिक में सिग्निफिकेंट रिस्क वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो आपके स्टडी मटेरियल में एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट इन माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल ओपिनियन, अगर एक स्टूडेंट को ये सिग्निफिकेंट रिस्क वाला पोर्शन समझना है और वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन करना है, तो हमें सिग्निफिकेंट रिस्क जो है उसे डिटेल में समझना पड़ेगा। तो चलो, अब एज यूजुअल हम लोग रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन वाला जो पोर्शन है उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट पढ़ते हैं और फिर हम डिटेल एक्सप्लेनेशन में चलेंगे। इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 315 का पैराग्राफ नंबर 4E। वहां पर आपको डेफिनेशन मिलेगी सिग्निफिकेंट रिस्क की। देन पैराग्राफ नंबर 2 में, सॉरी, टॉपिक नंबर 2 में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 315 का पैराग्राफ नंबर 27 और पैराग्राफ नंबर 28। 2 पैराग्राफ्स हम पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 27 में हमें क्या मिलेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। सबसे पहले सिग्निफिकेंट रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसका नेचर सब कुछ पता होना चाहिए। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे स्टडी मटेरियल में अनफॉर्चुनेटली एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो इसीलिए मैंने जो कमी है वो यहाँ पर उसकी पूर्णता करने की कोशिश की है। फिर सेकंड जो सब टॉपिक है हमारा, उसमें हम पैराग्राफ नंबर 28 में पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स टू कंसीडर इन डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट रिस्क। यानी सबसे पहले लॉजिकली हम क्या देखेंगे, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कहाँ पे लगने वाला है, तो सिग्निफिकेंट रिस्क जहाँ पे है वहाँ पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अब सिग्निफिकेंट रिस्क का सबसे पहले तो मतलब हमें पता होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब हमें डेफिनेशन से पता चलेगा। फिर हम ये देखेंगे कि सिग्निफिकेंट रिस्क को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, और लॉजिकली उसी के बाद का पॉइंट जो ये सिग्निफिकेंट रिस्क को डिटरमाइन करने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कौन से फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए। लॉजिकली ये तीनों पॉइंट्स एक ही साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देन टॉपिक नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 315 का पैराग्राफ नंबर A131। ये आपको बताएगा आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क। अब सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। रिलेशन टू नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस और जजमेंटल मैटर्स, यानी इनका ऐसा कहना है कि ये जो सिग्निफिकेंट रिस्क होती है ये जनरली अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस की वजह से निर्माण होती है। यानी जो रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं होती, क्योंकि जो रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस है उनको हैंडल करने के लिए एंटिटी प्रॉपरली डिज़ाइन करती है एंड इम्प्लीमेंट करती है क्या, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो जो अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन केसेस में वो उनकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी एकदम कम होगी। यानी साल में, 2 साल में, 5 साल में एक आध बार ऐसी सिचुएशन आ गई तो आ गई,
ऐसा वाला केस सिनेरियो रहेगा। तो ऐसे सिनेरियोज के लिए जनरली कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट नहीं की जाती, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, फ्रीक्वेंट हैपनिंग नहीं है। जो ट्रांजैक्शंस रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे हायर लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट। तो ये जो सिग्निफिकेंट रिस्क होती है, जिनका डायरेक्ट रिलेशन होता है नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन या जजमेंटल मैटर्स के साथ, ऐसे सिनेरियोज में मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड, यानी चांसेस एंड इकोनॉमिक साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट। दो एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं यहाँ पर। तीसरा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, कितने प्रकार के सिग्निफिकेंट रिस्क होती है। टॉपिक नंबर 4 में हम पढ़ेंगे ऐसे 315 का पैराग्राफ नंबर A132, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस। तो टॉपिक नंबर 3 और टॉपिक नंबर 4 यानी पैराग्राफ नंबर A132, 131 एंड 132, इन दोनों को हमें साथ में पढ़ना है, ताकि हमें इन दोनों में बताए गए चीज़ों का, कॉन्सेप्ट्स का, टॉपिक्स का पूरा अंडरस्टैंडिंग गैदर करें। दोनों एक जैसे ही है। टाइटल क्या है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन। और 131 हमें क्या बताता है? 1, 2, 3, इन 3 पैरामीटर्स को जब आप समझ जाओगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है और उनको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है। पैराग्राफ 132 हमें बताता है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा मिसस्टेटमेंट आइदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है स्टेक होल्डर्स की, उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ऐसा मिसस्टेटमेंट जिसका कोई भी फाइनेंशियल इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता, तो वो हमारे ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में मटेरियल नहीं होगा। हमने ये भी पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में हमारी, कि मटेरियलिटी 2 जगह पर अप्लाई होती है। पहली मटेरियलिटी, एक बार मटेरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और दूसरी बार मटेरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है ऑडिट में। तो दोनों केसेस में मटेरियलिटी अलग अलग है। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। ऑडिट की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑडिटर की। तो जो ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में मटेरियलिटी होगी, उसका थोड़ा सा फाउंडेशन, उसका अंडरस्टैंडिंग अलग है। जो प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियलिटी अप्लाई होगी, उसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा फाउंडेशन अलग रहेगा। तो यहाँ पर हम जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात करते हैं वो हमारे ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, ना कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली मटेरियलिटी के बारे में। तो इस तरीके से लॉजिकली हमें सबसे पहले तो मीनिंग समझना चाहिए, उसके बाद में उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क को, और उसमें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए वो लॉजिकली समझेंगे। फिर हमें पैराग्राफ 3 और 4 ये दोनों कंबाइंडली बताते हैं कि सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो 1, 2, 3, ये 3 रीजंस की वजह से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमें पैरा A132 ये बताता है कि जो भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसकी जो रिस्क है वो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस अगर है तो वहां पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ग्रेटर पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। फिर टॉपिक नंबर 5 में हम पढ़ेंगे ऐसे 315 का पैराग्राफ नंबर A133, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स। अब आप देखो, जो हमारा पहला पॉइंट है यहाँ पर, उसी पहले पॉइंट को 2 हिस्सों में तोड़ के पैराग्राफ नंबर A132 एंड A133 बनाया गया। कैसे? मेन टाइटल क्या है हमारा पैराग्राफ A131 का? आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क। उसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिलेशन टू नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस और जजमेंटल मैटर्स। इसका मतलब सिग्निफिकेंट रिस्क जो है वो आइदर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस की वजह से निर्माण होती है या फिर जजमेंटल मैटर्स की वजह से निर्माण होती है। जजमेंट मीन्स व्हाट? जहां पे भी मैनेजमेंट का या ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होता है, जहां पर भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क या फिर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लॉ, जहां पर साइलेंट होता है, वहां पर डिसीजन एक प्रोफेशनल पर होता है, मैनेजमेंट पर होता है। तो वो किस तरीके से डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन को कहा जाता है जजमेंटल मैटर्स। तो यहीं पर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन एंड जजमेंटल मैटर्स के लिए उन्होंने पैराग्राफ 132 एंड 135 ऐसे अलग अलग 2 हिस्सों में हमें इनके बारे में जानकारी दी है। तो मित्रों, कुल मिलाकर हमें
रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन के बारे में इन 5 टॉपिक को समझना अति आवश्यक है। इनको समझे बिना और सबसे मेन बात सिग्निफिकेंट रिस्क को पूरी डिटेल में समझे बिना हम इस टॉपिक को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन की ओर। लो जी, पहुंच गए हम लोग टॉपिक नंबर 5 में। टॉपिक नंबर 5 में हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है जी, आ जाओ। तो टॉपिक नंबर 5 का जो टाइटल एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं मैं आपको, रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। अब सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या बनती है, सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से समझते हैं। चलो, तो सबसे पहली बात, टॉपिक नंबर 1 ऐसे 315 का पैराग्राफ नंबर 4E, वो है आपका डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। एक ही लाइन की डेफिनेशन है। क्या कहते हैं ये लोग, एन आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नेचर कैसा है मिसस्टेटमेंट का, आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट इन ऑडिटर्स जजमेंट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। यानी एक ऐसा मिसस्टेटमेंट जिसको एक ऑडिटर ने आइडेंटिफाई किया है और उसका असेसमेंट किया है, और ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया है और उसका असेसमेंट शुरू है, वो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन रिक्वायर करता है। तो ऐसे मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कहा जाता है सिग्निफिकेंट रिस्क, या फिर आप इन अदर वर्ड्स इसे ऐसा भी कह सकते हो कि सिग्निफिकेंट रिस्क वो है जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस एंड जजमेंटल मैटर्स की वजह से निर्माण होती है और उसे ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लगता है या वहां पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन अप्लाई होता है। ठीक है मित्रों, एक बार फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ो, एन आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दैट इन द ऑडिटर्स जजमेंट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। अब ये जो 1 लाइन वाली डेफिनेशन है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा वाला एक एक्सप्लेनेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको लेके चलता हूं हमारे एक्सप्लेनेशन में। चलो, अब हम लोग पहुंच गए हैं हमारे एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर मैंने मेरे रेफरेंस के लिए ही फिर से यहाँ पर वो डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस किया था। अब हम डायरेक्टली जो है डेफिनेशन के एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मित्रों, हम जब डेफिनेशन पढ़ते हैं उस डेफिनेशन में से कुछ की पॉइंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने 3 की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया। जब मैंने डेफिनेशन पढ़ी, उसके टेक्स्ट को ऑब्जर्व किया, तो मुझे 3 मुख्य मुद्दे वहां पर नजर आए। वो 3 मुख्य मुद्दे कौन से थे, पहला है आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी एन आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये पहला की पॉइंट मुझे ध्यान में आया जिसे एक्सप्लेन करना आवश्यक है। दूसरा मुद्दा, दूसरा की पॉइंट मुझे क्या दिखा, ऑडिटर का जजमेंट। ठीक है जी, तो ये तीसरा मेन पॉइंट मुझे दिखा ऑडिटर का दूसरा मेन मुख्य मुद्दा मुझे दिखा ऑडिटर का जजमेंट, और तीसरा मुख्य मुद्दा मुझे पढ़ते हुए ध्यान में आया रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। यानी इस पूरी डेफिनेशन को हम लोगों ने 3 मुख्य मुद्दों में डिवाइड किया। तो ये जो रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन है, ये आपके तीसरा की पॉइंट है। तो कुल मिलाकर इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद मुझे 3 की पॉइंट्स वहां पर दिखे। पहला, आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा ऑडिटर का जजमेंट, और तीसरा रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। अब इन तीनों मुद्दों को हमने एक अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से, जितना हमारे इस टॉपिक के लिए जरूरी है उतना एक्सप्लेन किया है। चलो, एक्सप्लेनेशन ऑफ अबाउट मेंशन्ड की पॉइंट्स। तो पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब यहां पे भी हमने क्या किया, आइडेंटिफाइड रिस्क, असेस्ड रिस्क एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी की पॉइंट 1 को भी फर्दर 3 मुख्य मुद्दों में हमने डिवाइड किया। अब आइडेंटिफाइड रिस्क का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग द ऑडिट द ऑडिटर identifies potential risk that could lead to a material misstatement in the financial statement। यानी जब हम ऑडिट का काम शुरू करते हैं तब हम डायरेक्टली इस डिसीजन पर नहीं पहुंच जाते कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है।
हम जब काम शुरू करते हैं तब हम कुछ पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई ये रिस्की एरिया है, ये ट्रांजैक्शन में मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, ये ट्रांजैक्शन में मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल स्टेज। तो हम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर पोटेंशियल रिस्क हो सकती है। उसके बाद जब हम डिटेल में चेकिंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो रिस्की एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं वहां पर मिसस्टेटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मिसस्टेटमेंट नहीं हुआ है तो फिर मुद्दा ही खत्म, लेकिन अगर मिसस्टेटमेंट हुआ है तो फिर हम स्टेप 3 को इनिशिएट करते हैं और वहां पे हम डिसाइड करते हैं कि जो भी मिसस्टेटमेंट या गलती हुई है वो मटेरियल है या नॉन मटेरियल है, यानी इममटेरियल है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को ट्रिगर किया जाएगा, अदर इममटेरियल है तो उसे नोट डाउन करके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, इस तरीके से हमारे स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डील करने की प्रोसीजर होती है। During the audit, the auditor identifies potential risk that could lead to material misstatement in the financial statement. Point number 2. These are flagged based on various factors such as the nature of transaction, client's environment and any unusual pattern in financial data. तो ये जो 3 बातें यहाँ पर कही गई है ना, इसकी वजह से हम पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम रिस्की एरियाज को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, रिस्की ट्रांजैक्शंस को जब आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 अप्लाई होगा। वहां पर हम देखेंगे कि क्या इन ट्रांजैक्शंस में मिसस्टेटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मिसस्टेटमेंट नहीं हुआ है तो वेल एंड गुड, वहां पर हमारा काम खत्म। लेकिन अगर मिसस्टेटमेंट होता है तो स्टेप नंबर 3 ट्रिगर हो जाएगा। फिर वहां पर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये वाला मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या इममटेरियल है। अगर इममटेरियल है तो ऑडिट वर्किंग पेपर में नोट डाउन करके छोड़ देंगे, एंड अगर मटेरियल है तो फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स को ट्रिगर किया जाएगा और स्टेप नंबर 4 यानी फेज नंबर 4 हमारा एक्टिवेट रहेगा जब तक हमें उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट का सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। ठीक है मित्रों, तो इस तरीके से आइडेंटिफाइड रिस्क को आप डील करते हो। फिर दूसरा मुद्दा हमें क्या दिखा, असेस्ड रिस्क। वंस risks are identified, the auditor evaluates their likelihood of occurrence and potential impact on financial reporting. यानी जब आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो दूसरा स्टेप 2 हमने जो डिस्कस किया था वो स्टेप 2 हमारा क्या आता है, नाउ अब असेसमेंट का स्टेज है कि मिसस्टेटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। Once the risks are identified, the auditor evaluates their likelihood of occurrence and potential impact on financial reporting. फिर हम देखते हैं कि वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। पॉइंट नंबर 2, this assessment involves determining whether the risk could lead to material misstatement that would affect the reliability of the financial statement. तो ये स्टेप नंबर 1, रिस्क को आइडेंटिफाई करो। स्टेप नंबर 2, उसका असेसमेंट करो वेदर इट इज मटेरियल और इममटेरियल। और फिर स्टेप नंबर 3, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अ मिसस्टेटमेंट इज कंसिडर्ड मटेरियल इफ इट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द मटेरियलिटी ऑफ द रिस्क प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेदर इट इज क्लासिफाइड एज सिग्निफिकेंट। तो जो रिस्क आपका मटेरियल होगा, जो मिसस्टेटमेंट आपका मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे आप क्लासिफाई करोगे, उसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट को सिग्निफिकेंट रिस्क कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये आपको जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन का पॉइंट नंबर 1 जो है वो इस तरीके से समझना है और इस वजह से आपको समझ में आएगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क किसे कहते हैं। तो सिग्निफिकेंट रिस्क को अगर आपको समझना है तो एज एन ऑडिटर सबसे पहले आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ डील करना पड़ेगा। मटेरियल मिसस्टेटमेंट के साथ डील करने के लिए आपके पास 3 स्टेजेस है, 3 स्टेप्स है। पहले तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो, उसका असेसमेंट करो, पहले मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो, फिर उसका असेसमेंट करो कि ये मिसस्टेटमेंट मटेरियल है या इममटेरियल है, और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि अगर फाइनेंशियल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ने वाला है तो वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट करके क्लासिफाई होगा। और जो भी मिसस्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट करके क्लासिफाई होंगे उसी को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट रिस्क। और जहां पे भी सिग्निफिकेंट रिस्क होगी वहां पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जिसे हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कहते हैं या डिटेल चेकिंग कहते हैं। फिर डेफिनेशन को पढ़ने के बाद दूसरा पॉइंट हमें क्या पता चला था कि इसमें जो सिग्निफिकेंट रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करने में ऑडिटर का जजमेंट लगता है। अब ऑडिटर के जजमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग समझ लो।
प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर के पास होना चाहिए। अब ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट किन चीजों से बनता है? तो ऑडिटर का मित्रों प्रोफेशनल जजमेंट बनता है उसके एकेडमिक रिकॉर्ड से, यानी उसके पास क्या नॉलेज बेस है, उसके प्रैक्टिकल एक्सपोजर से, यानी जो इंडस्ट्री एक्सपोजर है वो, प्लस उसका इन दोनों का जो अभी तक उसने जो पास्ट ऑडिट किए हैं सिमिलर एंटिटीज के, उनका कंबाइंड एक्सपीरियंस से मिलकर प्रोफेशनल जजमेंट बनता है। तो प्रोफेशनल जजमेंट के लिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए? द डेजिग्नेशन the designation of a risk as significant. The designation of a risk as significant is not an automatic outcome of a formula or checklist. Rather, it relies heavily on the auditor's professional judgment. तो यहाँ पर जो हमने मेथोडोलॉजी डिस्कस की है पॉइंट नंबर 1 में, मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो, उसका असेसमेंट करो एंड देन डिसाइड करो वो मटेरियल है या नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। किसी भी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस नहीं मिलेगा कि हाँ ये स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो एब्सोल्यूट गारंटी आपको मिलेगी कि आपने मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया है या नहीं किया है। इसी को बताने के लिए आपको पॉइंट नंबर 2 कहा गया है कि देखो, किसी भी रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क में क्लासिफाई करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई ऑटोमेटिक फॉर्मूला या चेकलिस्ट नहीं है। रादर इट रिलाइज हेविली ऑन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। यानी सबसे पहले क्या होगा, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, फिर ऑडिटर क्या करेगा, एक इनिशियल ड्यू डिलीजेंस करेगा। ड्यू डिलीजेंस मतलब क्या, वो एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के बारे में इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग गैदर करेगा। उसके बेसिस के ऊपर एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाएगा। उस ओवरऑल स्ट्रेटेजी, ऑडिट स्ट्रेटेजी के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए एक डिटेल ऑडिट प्लान बनाएगा, और ऑडिट प्लान बनाने के बाद फिर उस डिटेल्ड ऑडिट प्लान को एग्जीक्यूट करना यानी इंप्लीमेंट करना शुरू करेगा। तो जब तक आपका ऑडिट प्लान बनता है तब तक आपका पूरा का पूरा प्लानिंग फेज चलता है, और जब आप ऑडिट प्लान में जो भी चीजें आपने मेंशन की है उनको, उन प्रोसेसेस को, उन प्रोसीजर्स को जब इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो तब आपका एक्चुअल ऑडिट का काम शुरू होता है। तो यहां पर जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या सिग्निफिकेंट रिस्क है, आपको स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में उस सिग्निफिकेंट रिस्क की डेफिनेशन दी है, लेकिन ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में भी नहीं प्रोवाइड किया गया है। तो इसको आपको डिकोड करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि जैसे मैं एक टीचर हूं, मुझे जितनी समझ है, मेरा जितना एकेडमिक नॉलेज है, उसके बेसिस के ऊपर मैंने ये एक्सप्लेनेशन रेडी किया, ये इंटरप्रिटेशन रेडी किया। हो सकता है मुझसे भी और अच्छे टीचर्स हो, वो आपको और डिटेल में, या ये पॉइंट्स तो इंक्लूड होंगे ही, इसके अलावा उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से और क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी टू फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। पहले तो आइडेंटिफाई करो, असेस करो एंड देन फॉर्मुलेट करो कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर्ड वे में चलना है। तो वही आपको यहाँ पर ऑडिटर के जजमेंट की, अब जैसे मैं एक ऑडिट का टीचर हूं, तो यहां पर मैं अगर खुद को ऑडिटर कंसीडर करता हूं तो अगर मुझे कोई भी रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क के कैटेगरी में डालना है तो मुझे अपना प्रोफेशनल जजमेंट प्लस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्लस जितना भी मेरे पास ऑडिट का थियरी है और प्लस मेरा जितना भी इंडस्ट्री एक्सपोजर है, इन तीनों को मिला के मुझे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊँ कि कौन सा मिसस्टेटमेंट मटेरियल है, कौन सा मिसस्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के बाद वो सिग्निफिकेंट रिस्क बनता है। ठीक है, तो आपका थियोरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों का मिला के जो एक प्रोफेशनल जजमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनेगा, उसका यूज करके ऑडिटर को सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, द ऑडिटर मस्ट यूज देयर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। जो 3 बातें मैंने आपको बताई, द ऑडिटर मस्ट यूज देयर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स इंडस्ट्री, economic environment and financial operations to evaluate which risks are insignificant। ठीक है जी। Point number B, tailored approach. This judgment allows flexibility and customization in the audit process. This judgment allows flexibility and customization in the audit process। यानी rigidity नहीं है, हर एक ऑडिटर अपने हिसाब से अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन कर सकता है, बट उसको जो एक ब्रॉड गाइडेंस है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से फॉलो करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में जो चीजें बताई गई है वो तो फॉलो करनी है, लेकिन वहां पर जहां जितना भी गाइडेंस आपको दिया गया दैट इज नॉट रिजिड, यानी बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का कोई कहना नहीं है। भाई साहब, आपको इन नॉर्मल सिनेरियो ये प्रोसीजर्स फॉलो करनी है, बट
अगर आपके सर्कमस्टांसेस कुछ अलग है, आपके ऑडिट के एंटिटी को कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, तो अलोंग विद एसएस आप अपने हिसाब से अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करो। और जहां पे भी आप डेविएट करते हो, वो डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की प्रोविजंस क्यों हुआ, उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा। तो सिमिलरली ये जो किसी भी रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क की कैटेगरी में डालने का जो अप्रोच है, वो एक टेलर्ड अप्रोच है। वहां पर आपको कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पॉइंट नंबर 2, व्हाट मे बी कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट रिस्क इन वन एंटिटी माइट नॉट बी इन अनदर। यानी एक ही इंडस्ट्री में अगर दो प्लेयर्स काम करते हैं, तो हो सकता है कि कोई एक एंटिटी है, उसके लिए एक पैरामीटर सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाता है और सिमिलर पैरामीटर दूसरी एंटिटी में सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं बनेगा। तो ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के ऊपर एंड वहां के पर्टिकुलर सिनेरियोस के ऊपर। पॉइंट नंबर 3, द ऑडिटर टेक्स इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक the complexity of transactions, the client's internal controls and whether there are any indications of fraud। यानी जब भी आप सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करोगे, तो ये 3 पॉइंट्स ऑडिटर कंसिडर करता है: कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लाइंट्स इंटरनल कंट्रोल्स एंड वेदर देयर आर एनी इंडिकेशंस ऑफ फ्रॉड। तो पूरा का पूरा सिनेरियो का आप एक बर्ड्स आई व्यू लोगे और फिर डिसाइड करोगे कौन सा रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क के कैटेगरी में आता है या सिग्निफिकेंट रिस्क बिल्कुल भी इस एंटिटी के ऑडिट में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है मित्रों, अब ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर तीसरा मुद्दा आता है हमारे डेफिनेशन का, तीसरा की पॉइंट आता है रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो तीसरा पॉइंट में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर्स, अ सिग्निफिकेंट रिस्क वारंट स्पेशल अटेंशन एंड यूजुअली इन्वॉल्व्स मोर डिटेल्ड एंड रिगरस ऑडिट प्रोसीजर्स। अब ऑब्वियसली कोई भी मिसस्टेटमेंट को जब आप मटेरियल मिसस्टेटमेंट के कैटेगरी में डालते हो तो आप डिटेल में ऑडिट करते हो, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्लस सिग्निफिकेंट रिस्क, तो वहां पर तो अल्ट्रा कॉन्शियस होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस पर होने वाला है। ठीक है मित्रों, तो जहां पर भी स्पेशल सिग्निफिकेंट रिस्क आपका आएगा, तो ऑब्वियसली वहां पर आपको डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स प्लस उस एरिया में हमेशा सीनियर एम्प्लॉयज का आपको एलोकेशन करना पड़ेगा, प्लस एक्सपर्ट्स का भी आपको वहां पर, जहां पर भी सिग्निफिकेंट रिस्क है, सीनियर एम्प्लॉयज प्लस एक्सपर्ट, इस कॉम्बिनेशन में आपको अपने रिसोर्सेस एलोकेट करने पड़ेंगे। सिग्निफिकेंट रिस्क जहां पर है वहां पर एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर आप इंटर्न्स को या सेमी क्वालिफाइड पर्सोनल को अपॉइंट यानी एलोकेट नहीं कर सकते। सिग्निफिकेंट रिस्क मींस इंपॉर्टेंट मैटर, और पूरे ऑडिट में जितना भी सिग्निफिकेंट रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है वहां पर हमेशा एक एक्सपर्ट एम्प्लॉय जाएगा या फिर सीनियर पार्टनर उस इशू को हैंडल करेगा। हाँ, जो क्लरिकल काम होते हैं, जो सपोर्ट असिस्टिंग एक्टिविटीज होती है, उनके लिए आप अपने एम्प्लॉयज का यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट हैंड इन्वॉल्वमेंट सीनियर पार्टनर्स या एक्सपर्ट का उस सिग्निफिकेंट रिस्क वाले एरिया में होना चाहिए। A significant risk warrants special attention and usually involves more detailed and rigorous audit procedures. Point number 2. This may include more extensive testing, more scrutiny of documents, interviews with management, or the use of more sophisticated techniques such as data analytics. तो क्या क्या चीजें आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो पॉइंट नंबर 2 में बताए गए। क्या क्या पॉइंट्स है? आप एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर सकते हो, ज्यादा डॉक्यूमेंट्स, यानी जो हम सैंपल चेक करते हैं तो सैंपल चेक ना करते हुए कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स का आप टेस्टिंग करोगे, चेकिंग करोगे। उसके बाद आप मैनेजमेंट के साथ इंटरव्यूज यानी उनसे इंक्वायरी या इंक्वायरी करोगे, और यूज ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स सच एज डेटा एनालिटिक्स, यानी आप ऑडिटिंग के लिए अलग अलग बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, सर्विसेज मिलती है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो और वहां से ट्रेंड्स, पैटर्न्स, इरेगुलरिटीज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मित्रों, ये था आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में हमें क्या चाहिए? हाइटेंड फोकस। सिग्निफिकेंट रिस्क में एकदम क्लियर कट और सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क इंप्लाइज दैट द स्टैंडर्ड ऑडिट प्रोसीजर्स मे नॉट बी सफिशिएंट, यानी जो आपका स्टैंडर्ड ऑडिट प्लान है वो यहाँ इस एरिया में एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पर आपको स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। द ऑडिटर might need to adjust the audit plan to ensure that the risk is properly mitigated, यानी रिस्क को प्रॉपरली डील करने के लिए, उस रिस्क का प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको अपने ऑडिट प्लान को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, द लेवल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन
सुपरविजन एंड एविडेंस गैदरिंग विल बी मोर इंटेंस कंपेयर टू अदर रिस्क। अब कुछ ऐसी रिस्क है जिसका मटेरियल इम्पैक्ट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो वहां पर हम ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, ज्यादा ऑडिट एविडेंस को गैदर करना, ये सारी चीजें नहीं, वहां पर हम सैंपल चेक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो सिग्निफिकेंट रिस्क होती है वहां पर आपका डॉक्यूमेंटेशन एकदम क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, सुपरविजन जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट सीनियर एम्प्लॉयज को होना चाहिए, और एविडेंस गैदरिंग जो है वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए। और जहां जिन सोर्सेस से आप एविडेंस को गैदर करोगे वो क्रेडिबल होने चाहिए, वो रिलायबल होने चाहिए, और उन सोर्सेस की, उन ऑडिट एविडेंस की क्वालिटी एकदम तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है। देन पॉइंट नंबर सी, इंपैक्ट ऑन ऑडिट स्ट्रेटेजी, यानी ये वाला जो स्पेशल कंसिडरेशन है, इस स्पेशल कंसिडरेशन का ऑडिट स्ट्रेटेजी के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। Because a significant risk requires special audit consideration, it also influences the overall audit strategy. Obvious है। Point number 2, the audit team allocates additional resources and expertise to areas where significant risk are present. तो audit strategy के ऊपर impact क्या है, पूरी की पूरी audit के काम के ऊपर इसका impact होता है, और जहां पर भी सिग्निफिकेंट रिस्क होती है वहां पर ऑडिट टीम के एडिशनल रिसोर्सेस एंड एक्सपर्ट्स को एलोकेट किया जाता है, उन्हें वहां पर भेजा जाता है। The approach to these risks may evolve throughout the audit as new information becomes available. तो यहाँ पर उन्होंने आपको एक फैक्ट बता दिया है कि कोई भी ऑडिटर एकदम शुरुआत में हर एक परफेक्ट प्लान नहीं बना सकता है। ऑडिट का काम जो होता है, इनिशियल ड्यू डिलीजेंस करो, काम शुरू करो, और काम शुरू होते ही फिर आपका ऑडिट प्लान और आपका जैसे जैसे डे 1 डे 2 डे 3 आप काम करते चले जाओगे, आपका जो ऑडिट का स्ट्रेटेजी है, ऑडिट का प्लान है, वो भी आपके डे 1 डे 2 डे 3 के काम के साथ धीरे धीरे इवॉल्व होते चले जाएगा। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि इनिशियल ड्यू डिलीजेंस में किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंट रिस्क आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन ऑडिट का काम जब शुरू होता है तब धीरे धीरे आपको सिग्निफिकेंट रिस्क के पैरामीटर्स दिखने लगते हैं, और फिर आप अपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में उस हिसाब से चेंजेस करते हो। ये एक बेसिक चीज है। अब देखो इस पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन का कंक्लूजन क्या होता है सिग्निफिकेंट रिस्क का। These three components emphasize that a significant risk is not just any risk of material misstatement, it is one that stands out due to its potential impact and thus demands special attention from the auditor. यानी जो significant risk है वो कोई ordinary material misstatement नहीं है, उसे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन की जरूरत होती है, और इसी वजह से हमारा जो सिग्निफिकेंट रिस्क का डेफिनेशन है वो कहता है कि भैया भाई साहब ऑडिटर का जजमेंट लगेगा और स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन भी लगने वाला है। तो मित्रों इस हिसाब से ऐसे 315 का जो पैराग्राफ नंबर 4E है सिग्निफिकेंट रिस्क वाला, वो डेफिनेशन मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दी है। अब अभी आपके पास जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेके हम लोग वापस हमारे नोट्स में आते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने केवल टॉपिक नंबर 1 ही डिस्कस किया है। अब हम टॉपिक नंबर 2 के पास आते हैं, क्योंकि हमारे पास सिग्निफिकेंट रिस्क, मटेरियल मिसस्टेटमेंट और पूरा का पूरा बैकग्राउंड का नॉलेज है। अब हम ऐसे 315 का पैराग्राफ नंबर 27 और पैराग्राफ नंबर 28 पढ़ते हैं, ताकि हमें एकदम मक्खन वाली क्लैरिटी आ जाए। तो ऐसे 315 का पैराग्राफ नंबर 27 क्या कहता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। As part of the risk assessment, the auditor shall determine whether any of the risk identified are in the auditor's judgment a significant risk. अब ये फिर से रिपीटेटिव स्टेटमेंट है भाई साहब। पैराग्राफ नंबर 27 क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है ऑडिटर को, वो कहता है कि मित्रों जो भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई की है, क्या वो सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, इसको यानी किसी भी नॉर्मल रिस्क जो भी आपने ऑडिट के दौरान आइडेंटिफाई की है, उसे वो सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं है, इस डिसीजन को लेने के लिए आपको ऑडिटर का जजमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वही चीज हमने पूरे के पूरे इस एक्सप्लेनेशन में देखी थी। ठीक है, तो पैराग्राफ नंबर 27 जो है वो बस आपको एक इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई साहब सिग्निफिकेंट रिस्क को डिटरमाइन करने के लिए आपको ऑडिटर का जजमेंट यूज करना पड़ेगा। अब पैराग्राफ नंबर 28 क्या कहता है कि जब भी आप ऑडिटर का जजमेंट यूज करोगे टू क्लासिफाई एनी रिस्क, एनी आइडेंटिफाइड रिस्क एज सिग्निफिकेंट रिस्क, तो आपको ये पैरामीटर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। फैक्टर्स टू कंसीडर इन डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट रिस्क। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई साहब नॉर्मल रिस्क
और सिग्निफिकेंट रिस्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जहां पर भी इन पैरामीटर्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है वहां पर आपका सिग्निफिकेंट रिस्क वो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क में क्लासिफाई हो जाएगा। तो पैराग्राफ नंबर 28 क्या कहता है? फैक्टर्स टू कंसीडर इन डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट रिस्क। In exercising judgment as to which risk are significant risk, the auditor shall consider at least the following। यानी ये 6 पॉइंट्स तो आपको एटलीस्ट कंसिडर करने ही है, इसके अलावा इससे ज्यादा भी पॉइंट्स आप कंसिडर कर सकते हो। तो वेदर द रिस्क इज रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो पहला सवाल ऑडिटर पूछेगा कि भाई साहब यहां पर फ्रॉड के चांसेस है क्या। दूसरा सवाल पूछेगा whether the risk is related to recent significant economic, accounting or other developments like changes in regulatory environment etc and therefore require specific attention। तो वो देखेगा कि जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई की है उसके कॉजेस क्या है, क्या इकोनॉमिक, अकाउंटिंग या कोई अदर डेवलपमेंट से इंडस्ट्री में, जैसे कि रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, कोई लॉ चेंज हो जाता है, कोई सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट आ जाता है, तो क्या उसकी वजह से रिस्क आती है क्या वहां पर स्पेसिफिक अटेंशन देने की जरूरत होती है क्या, ये सवाल आप पूछोगे। देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, कुछ होते हैं रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस जिनकी फ्रीक्वेंसी रेगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, और कुछ होते हैं अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, दो इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो साल में एक आध या दो बार स्पेशल ट्रांजैक्शंस होते हैं जो आपके नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन से थोड़े अलग होते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस यानी ऑडिट करते समय रिस्क एंड सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ट्रांजैक्शंस का भी नॉलेज होना चाहिए। कौन सी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में एंटिटी का लीगल स्ट्रक्चर क्या है, उस इंडस्ट्री में नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, उस इंडस्ट्री में अनयूजुअल नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, इसमें का बेसिक डिफरेंस एज एन ऑडिटर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता होना चाहिए। फिर इसी वहां पर आप चेक करोगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, पॉइंट नंबर डी आप देखोगे वेदर द रिस्क इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज। अब रिलेटेड पार्टी अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रेगुलेट होती है, ऐसी कंपनी में अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो आपको ध्यान से एकदम स्पेसिफिक तरीके से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को चेक करना पड़ेगा। फिर पॉइंट नंबर ई, द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी in the measurement of financial information related to risk, especially those measurements involving a wide range of measurement uncertainty। तो बेसिकली ये पॉइंट नंबर ई क्या कहता है कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट किस यूनिट में होता है, तो ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट होता है करेंसी के यूनिट्स में, यानी मॉनेटरी फॉर्म में हम हर एक ट्रांजैक्शन का डेटा रिकॉर्ड करते हैं। उन ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं फाइनेंशियल या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। जब हम बिजनेस की बात करें यानी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की या नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की बात करें, तो हर एक इकोनॉमिक या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के 4 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। पहला, इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी। ये 4 ही बेसिक आपके 4 कैटेगरी में आपके हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को P&L एंड बैलेंस शीट में क्लासिफाई किया जाएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको पॉइंट नंबर ई को पढ़ना पड़ेगा। The degree of subjectivity in measurement of financial information related to the risk, especially those measurements involving a wide range of measurement uncertainty। तो क्या जो भी आपका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसको आपने प्रॉपरली मेजर किया है या उसके मेजरमेंट में आपको किसी तरीके का एस्टिमेशन लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे नॉर्मल जो रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं, सेल परचेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, चाहे वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस हो या चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, तो इसमें आपकी जो अमाउंट है वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको इनवॉइस के ऊपर से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेजरमेंट अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन कॉन्टिजेंट एसेट एंड कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो किसी फ्यूचर अनसर्टन इवेंट के बेसिस के ऊपर डिसाइड होने वाले होते हैं, या फिर जो आप कोई प्रोविजंस बनाते हो फॉर डाउटफुल डेट्स, या फिर अगर कोई भी किसी भी प्रकार के आप प्रोविजन बनाते हो जहां पे आपको एस्टिमेशन देना है, तो ऐसे एस्टिमेशन लगाने वाले ट्रांजैक्शंस में मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी होती है। वहां पर आप एब्सोल्यूट की यही अमाउंट आएगा ऐसा गारंटी के साथ नहीं कह सकते। जैसे अगर किसी ने कंपनी के ऊपर कोई लॉ सूट फाइल किया हो या कंपनी ने किसी व्यक्ति के ऊपर लॉ सूट फाइल किया होगा, तो जो लॉ सूट में जो भी फाइनेंशियल कंपनसेशन का अमाउंट डिसाइड होगा वो एट द एंड ऑफ द लॉ सूट डिसाइड होगा, जो जब जजमेंट आएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको एक
सर्टन एस्टिमेशन, एक एस्टिमेट देना पड़ेगा कि फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या है इस कॉन्टिजेंट असेट या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का। तो यहां पर मेजरमेंट अनसर्टनिटी की जब भी बात आएगी ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में, तब आपको हमेशा दो ट्रांजैक्शंस याद रखने हैं, कॉन्टिजेंट एसेट या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, जिसका आउटकम जो है, जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट एक फ्यूचर में होने वाले अनसर्टन इवेंट की वजह से डिसाइड होगा, जो अभी करंट सिनेरियो में हम लोगों को पता नहीं है। पॉइंट नंबर एफ, whether the risk involves significant transactions that are outside the normal course of business for the entity or that otherwise appear to be unusual। अब अगर कोई ट्रेडिंग एंटिटी है तो उसका ट्रेडिंग का काम, अगर है कोई टेक्सटाइल वाली कंपनी है तो उसका ट्रेडिंग का काम है, उसका नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस किससे रिलेटेड होगा, फैब्रिक से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर वो ट्रेडिंग एंटिटी डायमंड का ट्रेडिंग कर रही है अपने फैब्रिक के बिजनेस के अंडर, तो वो एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो गया। गोल्ड का ट्रेडिंग करती है तो वो एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो गया। यानी आपकी एंटिटी का कोर प्रोडक्ट क्या है वो आपके रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो गए, लेकिन अगर किसी भलते कैटेगरी में आपको ट्रांजैक्शन दिखते हैं तो वो एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो गया। तो वहां पर सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क होती है, वो क्योंकि अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं। वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, फैब्रिक टेक्सटाइल वाली कंपनी है, गोल्ड या प्रेशियस मेटल में अगर वो ट्रेडिंग करती है तो वो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है, फॉर द एंटिटी और दैट अदरवाइज अपीयर टू बी अनयूजुअल। या रियल एस्टेट में डील करना शुरू कर दिया फैब्रिक के बिजनेस के नाम के अंडर, ब्रांड नेम के अंदर, तो वो एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो। प्रॉपर सेग्रीगेशन होना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो ऐसा करके पैराग्राफ नंबर 27 और पैराग्राफ नंबर 28 आपको सिग्निफिकेंट रिस्क को किस तरीके से डील करना है उसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। देन अभी हम लोगों को क्या चीज पढ़नी है, पैराग्राफ नंबर, अभी ऐसे 315 का जो एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है उसके 3 पैराग्राफ हमें पढ़ने हैं। पैराग्राफ नंबर 131, उसके बाद पैराग्राफ नंबर A132 एंड पैराग्राफ नंबर A133। पैराग्राफ नंबर A131 क्या कहता है, आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट रिस्क। पॉइंट नंबर 1, रिलेशन टू नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस और जजमेंटल मैटर्स। यानी जब भी सिग्निफिकेंट रिस्क इन जनरल आपको दिखेगी तो वो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस या ऐसे मैटर्स जहां पे मैनेजमेंट का जजमेंट होगा, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी होगी, ऐसे केसेस में आपको सिग्निफिकेंट रिस्क ज्यादातर मिलने की पॉसिबिलिटी है। सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफन रिलेट टू सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस और जजमेंटल मैटर्स। यानी जब भी ऑडिट में सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करने की बात आएगी तब आपको दो सेगमेंट्स देखने हैं, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस एंड जजमेंटल मैटर्स। यानी जहां पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेजर करने में अनसर्टेनिटी है, ऐसे वाले सिनेरियो जहां पर जजमेंट्स लेने, यानी जो भी चीजें प्रोफेशनल जजमेंट पे छोड़ी गई है। देन पॉइंट नंबर 2, non-routine transactions are transactions that are unusual due to either size or nature and that therefore occur infrequently। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेक्सटाइल वाली कंपनी है, डायमंड या प्रेशियस मेटल में ट्रेडिंग करती है या अपनी कैटेगरी को छोड़ के किसी और प्रोडक्ट की कैटेगरी में ट्रेडिंग करती है, दैट इज योर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। या फिर दूसरा पैरामीटर आपका हो सकता है आइदर साइज और नेचर, यानी इकोनॉमिक साइज कितना है उस ट्रांजैक्शन का, कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्विजिशन हुआ है क्या, कोई सिग्निफिकेंट बिजनेस के पोर्शन को डिस्पोज ऑफ किया है क्या, यानी बेचा है क्या, तो ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट डालने वाले, सो दीज आर सिग्निफिकेंट मैटर्स। और ऐसे ट्रांजैक्शन जो है उनकी वो इनफ्रीक्वेंटली हैपन ऑकर होते हैं, यानी डेली बिजनेस रूटीन में ये ट्रांजैक्शन आपके नहीं दिखेंगे, वंस इन अ वाइल वाले ट्रांजैक्शन है ये। देन पॉइंट नंबर 3, जजमेंटल मैटर्स में इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर विच देयर इज सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। अब मेजरमेंट अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, कॉन्टिजेंट एसेट एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के केस में होता है। देन पॉइंट नंबर 2, हायर लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मिसस्टेटमेंट, यानी मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस और इकोनॉमिक इंपैक्ट ज्यादा होता है। सिग्निफिकेंट रिस्क आर इनहेरेंट रिस्क विद बोथ a higher likelihood of occurrence and a higher magnitude of potential misstatement. The auditor assesses assertions affected by significant risk as higher inherent risk. तो यहाँ पर आपको बस दो बातें ध्यान में रखनी है, अगर कहीं भी सिग्निफिकेंट रिस्क का पोर्शन आपके ऑडिट के दौरान आइडेंटिफाई किया जाता है तो सिग्निफिकेंट रिस्क के होने के चांसेस नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन एंड जजमेंटल मैटर्स में ज्यादा होते हैं, और
उनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट यानी मैग्नीट्यूड जो है, जैसे कि साइज और नेचर, ये बड़ा हो सकता है। और तीसरा पैरामीटर इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस वो होने वाले हैं। तो ऐसे केसेस में द ऑडिटर असेसेस असर्शंस, असर्शंस की 3 लेवल होती है, कौन सी अकाउंट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो ऑडिटर असेसेस असर्शंस अफेक्टेड बाय सिग्निफिकेंट रिस्क एज हायर इनहेरेंट रिस्क, यानी ऑडिट के दौरान सिग्निफिकेंट रिस्क का असर्शन के ऊपर क्या इंपैक्ट है वो ऑडिटर इवेल्युएट करेगा, और उन्हें जहां पर भी असर्शंस पर इंपैक्ट पड़ता है वहां पर इनहेरेंट रिस्क हायर होने वाली है, यानी इनहेरेंट ऑडिट रिस्क, मिसस्टेटमेंट होने की रिस्क। पॉइंट नंबर 3, टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क। अब सिग्निफिकेंट रिस्क 2 प्रकार की हो सकती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द एंटिटी। ये 2 ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जहां पर ऑलवेज सिग्निफिकेंट रिस्क प्रेजेंट होने वाली है। कौन सी 2 कैटेगरीज है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द एंटिटी। तो जहां आपको एज एन ऑडिटर इन 2 प्रकार के ट्रांजैक्शंस को हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क वाली कैटेगरी में डाल के स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, ये एकदम क्लैरिटी के साथ आप लोग समझ लो। फिर ऐसे 315 इज फर्दर, ऐसे 315 का पैराग्राफ नंबर 132 फर्दर एक्सटेंशन है पॉइंट नंबर 1 का, जहां पर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस एंड जजमेंटल मैटर्स के बारे में जानकारी बताई गई है। तो पैराग्राफ नंबर A132 हमें क्या बताता है? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस। तो जब भी आपको नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस दिखे, नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस क्या हो सकते हैं? फ्रॉड एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये 2 तो है, इसके अलावा भी नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो जहां पर ये 2 प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस आपको बताए गए हैं, इसमें हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क के ग्रेटर चांसेस होते हैं। तो यहां पर आपको स्पेशल ऑडिट अटेंशन हमेशा अप्लाई करना पड़ेगा। Risk of material misstatement may be greater for significant non-routine transactions arising from matters such as greater management intervention to specify the accounting treatment। यानी greater management intervention, यानी जो आपकी एक internal control system है, जहां पर भी significant non-routine transactions होंगे वहां पर मैनेजमेंट का इंटरवेंशन बढ़ेगा। कहा क्यों? अकाउंटिंग डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। जहां पर भी नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस हो गए, उन नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस को छुपाने के लिए, फ्रॉड को छुपाने के लिए, या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को छुपाने के लिए डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का अकाउंटिंग सिस्टम में ज्यादा इंटरवेंशन होगा। तो जहां पर भी ऑडिटर को यह दिखता है कि इन पर्टिकुलर एरियाज में मैनेजमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, वहां पर ऑडिटर को यह ध्यान में आ जाना चाहिए कि सिग्निफिकेंट रिस्क होने के चांसेस इस एरिया में हो सकते हैं। ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। तो ये दोनों पॉइंट एक ही जैसे हैं। अकाउंटिंग सिस्टम या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपकी 2 प्रकार की हो सकती है, या तो मैनुअल या तो ऑटोमेटिक। तो जहां पर भी मैनेजमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है टू रिकॉर्ड द डेटा या फिर टू कलेक्ट एंड प्रोसेस द डेटा, आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिस्क होने के चांसेस है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जैसे कोई मर्जर होता है, कोई एक्विजिशन होता है, या बिजनेस को सेल किया जाता है, या कोई ऐसे फॉरेक्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के, जहां पर कैलकुलेशन करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन द नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस विच में मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स ओवर द रिस्क। तो जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हम रेगुलर एंड रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, क्योंकि रूटीन ट्रांजैक्शंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस है, और जहां पर भी रिपीटेटिवनेस आता है वहां पर एरर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन एरर्स को मिटिगेट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम एक ऑटोमेटेड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारे जो एरर्स है वो कम से कम हो और हमारा जो डेटा है वो रिलायबल हो, एक्यूरेट हो एंड टाइमली समय पे हमें मिल जाए। तो
जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी तो एकदम कम होती है, महीने में साल भर में एक आधा ट्रांजैक्शन हुआ तो हुआ, करेक्ट। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। जब वो ट्रांजैक्शन होगा उसे सेपरेटली डील किया जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है जो नॉन रूटीन है और जहां पर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इनइफेक्टिव होने वाला है। जहां पर भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इनइफेक्टिव रहेगा वहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस के कुछ पैरामीटर्स है, इन पैरामीटर्स के ऊपर ऑडिटर का ध्यान हमेशा होना चाहिए। फिर ऐसे 315 जो है वो भी फर्दर एक्सटेंशन है हमारे ऐसे 315 का जो पैराग्राफ नंबर A133 है वो भी हमारा फर्दर एक्सटेंशन है पैराग्राफ नंबर A131 के जजमेंटल मैटर्स का। ठीक है, तो वो क्या कहता है, ऐसे 315 पैराग्राफ नंबर A133 हमें बताता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स, यानी जो भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्क है वो जजमेंटल मैटर्स में बढ़ जाता है। जहां पर भी एस्टिमेशन लगाने की जरूरत हो, जैसे कॉन्टिजेंट एसेट एंड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की जो अमाउंट है उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें सर्टन फॉर्मूला, सर्टन एस्टिमेशन, सर्टन जजमेंट की जरूरत पड़ती है। वहां पे हमें एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं पता चलती है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो जहां पे भी हमें अंदाजा लगाना है ऐसे केसेस में, यानी जजमेंटल मैटर्स में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स that require the development of accounting estimates arising from matters such as following: accounting principles for accounting estimates or revenue recognition may be subject to differing interpretation। अब देखो, हमारा जितना भी एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जितना भी गाइडेंस हमें दिया गया है वहां पर प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन होता है। अब अगर हम 5 प्रोफेशनल्स को हायर करें तो एक ही लॉ की प्रोविजन को वो 5 प्रोफेशनल अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। वही सिनेरियो आपको यहां पर बताया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और रेवेन्यू रिकॉग्निशन में बी सब्जेक्ट टू डिफरिंग इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है जिसकी वजह से जजमेंटल मैटर्स निर्माण होते हैं, और जजमेंटल मैटर्स जहां पे भी होंगे वहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। अब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जब हमारे पास अवेलेबल होते हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए, तो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है वो हमें डिसाइड करना होगा। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 2, रिक्वायर्ड जजमेंट में बी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स और require assumptions about the effects of future events, for example judgment about fair value either of inventory or your any fixed asset। उसकी फेयर वैल्यू जो निकालोगे वो हाईली डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति कैलकुलेट करता है, जो व्यक्ति उस एसेट की वैल्यू डिटरमाइन करता है, उसके जजमेंट के ऊपर डिसाइड होगा कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। अब एक व्यक्ति के हिसाब से अगर कोई रियल इस्टेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ भी हो सकती है, या कोई व्यक्ति बता दे भाई 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ है, ऐसा है ना। तो सब्जेक्टिव है ये जजमेंटल मैटर्स जो होते हैं वो हाईली सब्जेक्टिव होते हैं, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन वो डिफर करते हैं। और जहां पे भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं हमारे पास इंटरप्रिटेशन करने के, वहां पे रिस्की एरिया होता है। तो हमें उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सबसे अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशन कौन सा है, और वही हमें वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन रिगार्डिंग टॉपिक नंबर 5 जो है रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वीडियो को वापस देखिए। अगर नोट्स आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके जो टेक्स्ट आपके स्क्रीन पर दिखता है उसे आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारे प्यारे प्यारे इंडेक्स में। तो मित्रों यहां पर मैं ये अनाउंस करता हूं कि हमारा जो टॉपिक नंबर 5 है रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, उसमें टॉपिक नंबर 1 2 3 4 5 ये सारा का सारा हमारा इसी एक ही वीडियो में कवर हो चुका है, एंड टॉपिक नंबर 5 इज डन एंड डस्टेड।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बड़ा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब इस टॉपिक की लेंथ है, लेकिन ये टॉपिक एकदम इंटरेस्टिंग है, हाईली प्रैक्टिकल है, और इसी वजह से ये वाला टॉपिक आपको कभी भी बोर नहीं होगा। बोर क्यों नहीं होगा मैं आपको ये बता देता हूँ, एक झलक आपको मैं दिखा देता हूँ। क्योंकि इसमें जो है ना, इसका जो लेंथ 3 पेजेस जो इसके बड़े हैं वो केवल और केवल इस फॉर्मेट की वजह से बड़े हैं। यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिए है कि इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर किस तरीके से होता है, चेकलिस्ट किस तरीके से बनती है, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। और ये फॉर्मेट रियल लाइफ में जो भी व्यक्ति ऑडिट करने जाता है अपने साथ वो लेके जाता है। दीज आर द रियल ऑडिट वर्किंग पेपर्स। इस तरीके से आपके ऑडिट में काम होता है। तो इसी वजह से जैसे अभी आप देख रहे हो कि ये वाला जो परचेसेस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है, ये इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर है रिलेटिंग टू परचेसेस, तो इसका फॉर्मेट है। फिर इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर फॉर क्रेडिटर्स है, उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन है। फिर इन्वेंट्रीज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है। तो बेसिकली 3 पेज जो हमारे बढ़ गए हैं वो केवल इस फॉर्मेट की वजह से ही बढ़ गए हैं। और चौथा आपका आता है फिक्स्ड असेट से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर। तो ये 4 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनर आपको यहाँ पे दिए, इसकी वजह से हमारा 3 पेजेस का बढ़ गया है मटेरियल। अब यहाँ पे जो है ना, इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है हमें। जब हम क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो हम मैनेजमेंट से ये 10 सवाल पूछ सकते हैं। ये आपको एक ऑप्शन यानी एक आपको एक सैंपल क्वेश्चनर दिया गया है कि इस तरीके से आप अपना ऑडिट को प्लान करो। प्री प्लान करके एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर पहले मैनेजमेंट को भेजो, उनका रिप्लाई प्रॉपरली रिकॉर्ड करो, एंड देन यू डिसाइड योर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान। तो 3 पेजेस तो ऐसे हैं जहां पर हमें केवल और केवल फॉर्मेट की पढ़ाई करनी है, एकदम इंटरेस्टिंग है। और बाकी जो भी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है वो तो मैं ऑब्वियसली आपको पूरे डिटेल में एज यूजुअल एक्सप्लेन करने ही वाला हूं। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एकदम बढ़िया टॉपिक है, आपको इसमें एकदम अच्छा मजा आने वाला है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक नंबर 6, जिसका नाम है इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये वीडियो होता है यहीं पे खत्म। जाने से पहले वीडियोस को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड चैनल एंड वीडियोस दोनों को शेयर जरूर करिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।